हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हमारा जो पहला चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर उसे कंप्लीट किया, जिसमें आपने बल के बारे में पढ़ा था। बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये हमने जाना। इसके बाद हमने कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में जाना था कि जो आपके बल है उसे हम जो है डिवाइड करते हैं दो भाग में, उसे वर्गीकृत करते हैं, उसकी कैटेगरी बांटते हैं दो भागों में। एक है आपका कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क। तो बच्चों, जब भी हम बल को दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, एक है आपका संपर्क बल, दूसरा है असंपर्क। तो जब भी हम संपर्क बल के बारे में बात करते हैं तो आपने ये देखा था कि संपर्क बल वो बल है जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने से लगता है, जिसमें हमने बहुत अलग अलग उदाहरण देखे थे। उसमें से एक उदाहरण था आपका फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। अब अगर हम घर्षण बल की बात करें, फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल समझ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी है, कार है, वो चल रही, ठीक है, वो एक सीधे पथ पे चल रही, कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है कि आपको गाड़ी को रोकना है, ठीक है, आपको क्या करना है, गाड़ी को रोकना है। तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। अब जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं, धीरे धीरे करके आपकी गाड़ी रुक जाती। वो क्या रहा है, गाड़ी गति कर रही है, मोशन में है, मूव कर रही है, एक दिशा में गति कर रही है, इस तरफ चल रही है। और आप क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आप ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे करके जो आपकी गाड़ी है वो रुक जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ब्रेक के द्वारा आप एक फोर्स लगा रहे हो, एक बल लगा रहे हो, जो कि इस गाड़ी के मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक बॉल की, जैसे कि आपके पास एक बॉल है, आपने क्या किया, उसे फर्श पे रखा और आपने उसे किक मारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसे किक मार दिया है, तो अब क्या होगा, जैसे कि ये फर्श है, ठीक है, और ये क्या है, बॉल है, इस पे हमने किक मारा तो ये जो बॉल है ये चलने, गति करने लगी इस दिशा में। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी, एक बात देखी होगी कि जब हम इस बॉल को किक मार तो ये चलती है और थोड़ी देर बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद ये बॉल रुक जाती। क्या हो रहा है, हमने बल लगाया, फोर्स लगाया यहाँ से, जो कि आपका पेशीय बल है या मस्कुलर फोर्स। अब बल लगा और ये बॉल आगे चलने लगी, आगे गति करने लगी, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद ये बॉल रुक गई। तो वैसे अगर हम देखें तो ये बॉल यहाँ पे रुक रही है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा बल है जो इस बॉल की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। यानी इस बॉल का जो मोशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, जिस कारण ये बॉल जो है रुक जाए। तो यहाँ पे एक आपको एक बल महसूस हुआ जिस कारण ये बॉल रुकी। और इसी तरीके से अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक के कारण एक बल लगा जिससे कार रुक, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या है, दोनों कंडीशन में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे बॉल है, बॉल किसके संपर्क में है, ग्राउंड के या फर्श के संपर्क में। कार किसके संपर्क में है, किसके कांटेक्ट में है, कार जो है वो सड़क के कांटेक्ट में, कार के जो पहिए हैं वो सड़क के कांटेक्ट में। तो क्या होता है, जब ब्रेक लगता है तो एक बल इस पे लगता है और ये रुक जाती है।
लेकिन जब भी दो सरफेसेस या दो वस्तुएं आपस में मूव कर रही होती है, गति कर रही होती है और दोनों पे कांटेक्ट होता है तो एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, जैसे कि इस बॉल के केस में लगा, जिस कारण बॉल रुक जाती है। इस फोर्स को या इस बल को हम फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल कहते हैं। तो क्या रहा है, दो वस्तुएं क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है, दोनों में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है और एक बल लग रहा है जो इसके मोशन के विपरीत लग रहा है, जो इसका कोई जो वस्तु है, वस्तु का जो मोशन है, उसकी जो गति है उसको अपोज कर रही है, रोक रही है। इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या घर्षण बल कहते हैं। अब अगर हम बात करें घर्षण बल की, तो घर्षण बल कब लगता है, जब दो वस्तुओं की सतह आपस में कांटेक्ट में होती है यानी संपर्क में होती है। जैसे कि बॉल की सतह और फर्श की सतह, कार के टायर की सतह और रोड की सतह। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, आपका कांटेक्ट फोर्स है या संपर्क। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन यानी कि दो वस्तुएं आपस में इस तरीके से मूव कर, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मेरी ये हथेली है, दूसरी हथेली है, इस तरीके से मूव कर रही है, तो इसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, जो इनकी डायरेक्शन के ऑपोजिट दिशा में, जो कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम बात करते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि कई बार चलते हुए अगर आपके पैर के पास केले का छिलका आ जाए तो आप फिसल जाए। अब क्या होता है, जब हम चलते हैं, हम फर्श पे चल रहे हैं, ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे जो पैर हैं, ठीक है, या जो आपके पैर है या आपके जो जूते हैं, जो आपने जूते पहने हैं, उसकी जो सरफेस है वो जो है, जो आपका ग्राउंड है, फर्श है, उसकी सतह के कांटेक्ट में आती है, उसके संपर्क में आती है। ठीक है, और फिर आप मूव करते हैं, चलते हैं, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, जिसके कारण आप चल पाते। यानी जब भी हम चलते हैं, हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो एक घर्षण बल लगता है जो कि पीछे की तरफ लगता है, और इसी घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम चल पाते। और इस केस में कांटेक्ट में या संपर्क में क्या है, हमारे पैर और जो ग्राउंड है या फर्श है। अब आपने कई बार देखा होगा कि अगर फर्श पे कहीं पे केले का छिलका पड़ जाता है या केले का छिलका हो जैसे आपका पैर के पास आपको महसूस होता है, या जैसे आप चल रहे हैं तो बीच में केले का छिलका आ गया है, तो आपका पैर क्या हो जाता है, फिसल जाता, क्या हो जाता है, फिसल जाता। तो बेसिकली क्या हुआ, जब आपका पैर केले के छिलके पे पड़ा तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो गया, क्योंकि जब आप चल रहे हैं तो उसमें घर्षण बल लगता है, घर्षण बल के कारण ही आप ठीक तरीके से चल पाते। लेकिन जब बीच में जो है केले का छिलका आ गया, तो केले के छिलके के कारण घर्षण बल कम हुआ, क्योंकि जो केले के छिलके की सतह है वो कैसी है, चिकनी है। ठीक है, और जिस कारण क्या होता है, हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते। तो यहाँ पे जो केले का छिलका है वो फ्रिक्शनल फोर्स यानी जो घर्षण बल है उसे कम करने का काम करता है। अब जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या घर्षण बल है वो किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से किसी भी सिचुएशन में लगता है, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए आप एक्टिविटी 12.1 को समझेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक जो है मेज लेना है, ठीक है, और मेज के ऊपर जो है आपको एक बुक या कोई किताब आप रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों से, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फिगर, अपने हाथों से पहले लेफ्ट साइड से यहाँ से आपने क्या किया, इस बुक को धक्का दिया। ठीक है, बुक को या किताब को धक्का दिया, तो आप क्या देखते हैं कि जो बुक है या किताब है वो थोड़ा दूरी तक चलती है और फिर रुक जाती। अब इसी तरीके से राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से दाईं ओर से आप क्या करेंगे, फिर इस बुक को धक्का।
आप क्या देखेंगे कि बुक चलती है, जो है बाईं ओर चलती है और कुछ देर बाद बुक रुक जाती। पहले केस में हमने जो है बाईं ओर से फोर्स लगाया, लेफ्ट साइड से फोर्स लगाया, कुछ दूरी तक चल के बुक रुक गई। दूसरे केस में हमने राइट साइड से यानी दाईं ओर से फोर्स लगाया, बल लगाया और बुक कुछ देर तक चली और फिर रुक गई। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपकी किताब है, किताब की जो सतह है वो आपका जो ये मेज है इसके सतह के कांटेक्ट में आ रही है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, मेज है और ये किताब है, तो ये आपस में इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। अब आपने धक्का दिया तो आपकी जो ये किताब है ये आगे को यूं मूव करती है, यूं चलती है और थोड़ी देर बाद ये रुक जाती है। इसी तरीके से सेकंड केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि जो आपका ये मेज है, मेज की सतह है और किताब की जो सतह है ये दोनों कांटेक्ट में है, तो जिस कारण से जो आपका ये बुक है ये जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, एक बल लग रहा है। ठीक है, यानी पहले केस में आप लेफ्ट साइड से बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो आपकी जो किताब है वो राइट साइड को, ठीक है, दाईं ओर चलती है। तो जो बल इसके अगेंस्ट लग रहा है, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स पहले केस में लग रहा है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, यानी विपरीत दिशा में। इसी तरीके से जब आप राइट साइड से जो है फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो एक बल लगता है जो इसके विपरीत दिशा में लगता है, कुछ इस तरीके से। और इन्हीं बल के कारण क्या हो रहा है, आपकी जो बुक है, आपकी जो किताब है वो थोड़ी देर चलने के बाद रुक गई। तो यही आपका क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शन ऑपोजिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टिप, यानी जो घर्षण बल है वो जो मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन, ठीक है, जो सापेक्ष गति है उसको अपोज करती है, उसके विपरीत, उसको रोकने की कोशिश करती है। यानी बुक मूव कर रही है, चल रही है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, वो उसके मोशन को, उसकी गति को रोक रहा है। ठीक है, और किधर लगता है, ये विपरीत दिशा में लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा, ये हम बात करते हैं। We saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. यानी जब आप बाईं ओर बल लगाते, जैसे अभी हमने देखा, जब हम बाईं ओर बल लगाते हैं तो क्या होता है, दाईं ओर क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, घर्षण बल। If you apply the force along the right, the frictional force acts along the left direction. और अगर आप दाईं ओर जो है क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो क्या होता है फिर लेफ्ट साइड में, यानी बाईं ओर क्या होता है, आपका घर्षण बल लगता है। इन बोथ केसेस द फोर्स ऑपोजिट्स द मोशन ऑफ बुक। और दोनों ही केस में, दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है, जो ये घर्षण बल है ये किताब की गति को अपोज कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके विपरीत काम कर रहा है। यानी किताब तो मूव कर रही है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, वो उसको रोक रहा है, वो बोल रहा है कि तुम मत चलो, रुक जाओ। और क्या हो रहा है, किसके विपरीत कार्य कर रहा है, आपकी किताब की गति के विपरीत। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट द अप्लाइड फोर्स। यानी जो घर्षण बल होता है वो हमेशा जो बल लगाया जाता है उसको अपोज करता है, उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे रोकता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। आपने देखा यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है, यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। अब पहली प्रॉपर्टी हमने क्या समझी,
कि जो आपका घर्षण बल होता है वो वस्तु के, एक तो ये है कि दो वस्तु आपस में कांटेक्ट में हो, दूसरा ये है कि वो हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा पे लगता है, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसे विरोध करता है, उसको अपोज करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। The force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. अब अगर हम इस केस की बात करें, कौन सा केस, जो कि आपकी एक्टिविटी का केस है, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल लग रहा है वो किताब की सतह और टेबल की सतह के बीच में कार्य कर रहा है, यानी दोनों की सतह आपस में कांटेक्ट में है, संपर्क में है, इसीलिए आपका फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ के बीच कार्य करता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही हमने ऑब्जर्व किया था, जैसे कि यहाँ पे एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बॉक्स, हमने क्या किया, हमने इस पे बल लगाया, पुश किया, इसे धक्का, ठीक है, कुछ जो हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, अब हमने क्या किया, इस तरीके से बल लगा दिया कुछ इस दिशा में, तो जो घर्षण बल होगा वो आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे विपरीत दिशा में लगता है, इस दिशा में हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, तो घर्षण बल हमारा इस दिशा में लगता है, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वो कौन कौन से कारक है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण फ्रिक्शन ज्यादा या कम होता है या उसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझेंगे। तो आपकी जो एक्टिविटी है वो 12.2 है। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ईंट लेनी है, ठीक है, एक धागा लेना है, एक स्प्रिंग लेनी है, और एक आपका जो है स्प्रिंग बैलेंस लेना, ठीक है। आपको पता होगा कि स्प्रिंग बैलेंस का यूज क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग क्या होता है? तो बच्चों, अगर हम बात करें स्प्रिंग बैलेंस की, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है उसका उपयोग आप वेट को नापने के लिए, यानी भार को नापने के लिए करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया गया है, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया गया है, एक धागा लिया गया है और एक ईंट ली। अब क्या किया गया है, जो धागा है उसे ईंट से बांधा और उसका दूसरा जो एंड है, दूसरा जो छोर है, वो हमने स्प्रिंग बैलेंस से इस तरीके से बांधा, ठीक है। अब क्या किया गया है कि इस स्प्रिंग बैलेंस को खींचा गया, ठीक है, पूरा ऐसे सेटअप कर दिया, इस तरीके से सब अरेंजमेंट कर दिया, आपका जो ईंट है उसे धागे से बांधा, उस धागे को आपके स्प्रिंग से लगा दिया और उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे पकड़ा। अब यहां से आप पकड़ेंगे और फिर इसे खींचेंगे, क्या करेंगे, खींचेंगे। तो जब आप इसे खींचेंगे तो आप देखेंगे कि पहले तो ये जो ब्रिक है, ये जो ईंट है, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो मूव नहीं करेगी, गति नहीं करेगी। लेकिन जैसे आप बल को बढ़ाएंगे तो ये जो ईंट है वो मूव करने लग जाएगी, अपनी जगह से गति, अपनी जगह को चेंज करने लग जाएगी, अपनी जो है वो गति करने लग जाएगी। तो जैसे ही वो गति करने लग जाएगी तो आपको यहाँ पे, आप ये जानते हैं स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या नापते हैं, वेट नापते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका, जहाँ पे इसकी क्या है रीडिंग आ रही है, उस रीडिंग को आपको नोट कर, ठीक है। अब पहला केस क्या था, आपकी जो सतह थी वो नॉर्मल थी, जैसे कि आपने टेबल पे रख के ये एक्टिविटी कर। अब आपको क्या करना है, इस ईंट के नीचे आपको कोई, जैसे कि आप कोई जूट का कपड़ा रख सकते हैं, वो रखना, ठीक है, जूट का कपड़ा रखेंगे। फिर से आप ऐसे ही करेंगे, इसको धागे से बांधेंगे, धागे को स्प्रिंग बैलेंस से बांधेंगे और फिर से इसे इसी तरीके से खींचेंगे। और जैसे ही आपकी ईंट मूव करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी, तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी उसे आपको नोट करना। इसी तरीके से फिर आप
सैंड पेपर ले सकते हैं, सैंड पेपर का उपयोग कर सकते हैं। सैंड पेपर के ऊपर इस ईंट को रखेंगे, फिर से यही एक्टिविटी को दोहराएंगे और आपको हर एक केस में यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है उसको नोट करना है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप बेसिकली ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे कि आपका जूट का कपड़ा, तो जूट का कपड़ा कैसा होता है? खुरदुरा होता है। सैंड पेपर कैसा होता है? खुरदुरा होता है। तो इस केस में जब आप सैंड पेपर या जूट के कपड़े के ऊपर जो है ब्रिक को या ईंट को रखते हैं, तो आपको ईंट को मूव कराने में, ईंट को गति कराने में जो है ज्यादा बल लगता है, यानी आपको ज्यादा फोर्स लगाना। वही जब आपकी सतह चिकनी होती है, जैसे आपने नॉर्मली एक पॉलिश जो है टेबल के ऊपर रखा है, एक टेबल है जिसकी सतह बिल्कुल चिकनी है, उसके ऊपर रखा है, तो आप ये देखते हैं कि जो आपकी ब्रिक है, ईंट है, वो आसानी से मूव कर लेती है, आपको बहुत ज्यादा बल लगाना नहीं पड़ता। यानी जब हम टेबल का केस लेते हैं, वो टेबल जिसके ऊपर पॉलिश की गई है, तो आपका जो फोर्स लगता है या जो यहाँ पे मेजरमेंट आता है वो कम आता है। वहीं जब आप जूट या सैंड पेपर के ऊपर ईंट को रखते हैं और तब बल लगाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो फोर्स का अमाउंट है या जो यहाँ पे मेजरमेंट आई है वो ज्यादा है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि जो खुरदुरी सतह होती है, जैसे आपका जूट हो गया, सैंड पेपर हो गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो इस ईंट को मूव करने से रोक रहा है। अब इस ईंट पे इतना बल लगाना पड़ेगा ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करे, कम हो जाए और ये ईंट चलने लग जाए। तो वो जो बल है उसका अमाउंट अगर ज्यादा है तो यानी फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, और वो बल जो आपने लगाया है जिसके कारण ये ईंट मूव कर रही है, गति कर रही है, वो कम है, यानी कि ईंट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, जो मैं आपसे पूछ रही। तो आपका स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके घरों में फूल उगते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको नापने के लिए, जैसे आपके घरों में ग्रेन है, सब्जियां हैं, उनको नापने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। Spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, इसका उपयोग हम किसी भी वस्तु में कितना बल लग रहा है इसको मापने के लिए करते हैं। It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. अब ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है इसमें एक कॉइल होती है। ठीक है, यहाँ पे एक तार की कुंडली होती है, कॉइल होती है, जो कि खिंचती है जब आप इस पे फोर्स लगाते। फोर्स लगाने यानी कोई भार रख रहे हैं, कोई वेट रख रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो स्प्रिंग है वो खिंच जाती, वो स्ट्रेच हो जाती। Stretching of spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. अब जो ये स्प्रिंग है इस पे कितना खिंचाव आया है ये किससे पता चलता है? ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, इसे हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके मेजरमेंट लिखे हो, ठीक है, मापन लिखा होता है, यहाँ पे बीच में एक पॉइंटर होता है जो ऊपर नीचे मूव करता है, ऊपर नीचे चलता है, गति करता है, और इसी के मोशन के कारण, इसी के कारण हमें ये पता चलता है कि स्प्रिंग में कितना खिंचाव आया है, जिससे आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं, बल को माप सकते हैं। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये जो स्केल है इसमें जो हमें रीडिंग मिलती है इससे हम फोर्स यानी बल को माप पाते। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इससे एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार के माप इसके अंशकित पैमाने
पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता। तो बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग क्या होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, कमानीदार तुला कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, ये बल को मापने में उपयोग किया जाए। तो जीआईसी फाटा, आप मुझे ये बताइए कि जो स्प्रिंग बैलेंस है, कमानीदार तुला है, इसका उपयोग क्या है, इसका क्या यूज है? इसका उपयोग हम बल नापने के लिए करते हैं। वेरी गुड बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? ईशा बर्तवाल। ईशा, ईशा बर्थवाल, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो, वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेरी गुड। क्लैपिंग बजाएंगे सर, तालियां बजाएंगे सर। तो बिल्कुल सही कहा गया है, कमानीदार तुला का उपयोग बल मापने के लिए, यानी फोर्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अगली एक्टिविटी है हमारी 12.3। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक मेज लेनी है, कुछ किताबें लेनी है, और आप इस तरीके से एक बोर्ड ले, ठीक है, और साथ में आपको सेल ले। सेल के साथ आपको कुछ, जैसे कि आप कोई कपड़ा ले सकते हैं, सैंड पेपर लेंगे, या कोई सिल्क का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, इस तरीके से आपको कपड़े भी ले। सबसे पहले आपको जो आपका मेज है उसे ऐसे ही रख के, एक साइड में किताबें रख के, बोर्ड को कुछ इस तरीके से रख दे। ठीक है, अब एक सेल लेना है, सेल को एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करना है, जिसे आप पॉइंट ए कहेंगे, और यहाँ पे आपको सेल को रखना। अब आप जब यहाँ पे सेल रखेंगे तो फिर आपको सेल को छोड़, ठीक है। अब क्या होगा, सेल धीरे धीरे करके नीचे आएगा, नीचे मूव करेगा, और मूव करते करते फिर वो आगे जो आपकी टेबल है या मेज है उसकी सतह में आगे तक चला। अब वो जहां पे जाके रुकता है वहां पे आपको इस तरीके से पॉइंट बना। ठीक है बच्चों, अब फिर आपको क्या करना है, आपको कोई कॉटन का कपड़ा लेना है, आप कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, उसको आपको यहाँ टेबल के ऊपर बिछा दे। फिर से यही अरेंजमेंट करना है, इस तरीके से बोर्ड को रखना है, और फिर से जिस पॉइंट से या जिस बिंदु से आपने पहले केस में सेल को छोड़ा था, उसी पॉइंट से, उसी बिंदु पे आपको सेल को फिर से छोड़। अब जब आप सेल को छोड़ेंगे तो फिर सेल फिर से मूव करेगा, गति करेगा, और गति करते करते फिर वो नीचे जो आपकी टेबल की सतह है जिसपे आपने जो है कॉटन का कपड़ा लगाया है, ठीक है, वहां पे वो मूव करेगा, गति करेगा, और फिर एक जगह जाके, एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाए। उस पॉइंट को आपको जो है टेबल पे इस तरीके से मार्क। फिर आपको एक सैंड पेपर लेना है, सैंड पेपर रखना है, उसी तरीके से टेबल के ऊपर सैंड पेपर रख देंगे, इसी तरीके से किताबें रखेंगे, बोर्ड रखेंगे, और फिर से सेल को उसी तरीके से पॉइंट ए से फिर से छोड़। फिर वो गति करेगा, गति करेगा, नीचे आएगा, और जो सैंड पेपर है वहां पे गति करेगा और एक पॉइंट में आके वो रुक जाए। फिर आप इसी तरीके से जूट का कपड़ा होता है उसको रखेंगे, उस पे भी बिल्कुल यही एक्टिविटी दोहराएंगे। फिर से आप ए पॉइंट पे जो है सेल को रखेंगे और सेल को जो है मूव कराएंगे, गति कराएंगे, और आप देखेंगे एक पॉइंट में जाके आपका जो सेल है वो रुके। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि जब वो इस बोर्ड से नीचे आए, कि जो बोर्ड लगा था, जो लकड़ी का एक बोर्ड लगाया हुआ था, इससे जब वो नीचे आए तो उन्होंने कितनी दूरी तक जाके वो रुके, यानी उन्होंने कितनी दूरी तय करी तब जाके वो रुके। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो दूरी तय की है सेल ने तब की है जब टेबल के ऊपर कुछ भी नहीं रखा। तो टेबल की जो सतह है वो कैसी है, चिकनी है, पॉलिश है, समतल सतह है बिल्कुल। तो क्या हुआ, जो सेल है वो काफी दूरी तक चला। फिर हमने ये देखा
कि जो जूट और जो आपका जो जूट का कपड़ा है और जो आपका सैंड पेपर है, उसके केस में जो आपका सेल है वो काफी ज्यादा दूर तक नहीं चला, वो थोड़ी सी ही दूरी तय करके रुक गया। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जो खुरदुरी सतह है, क्योंकि आप जानते हैं जूट की सतह भी खुरदुरी होती है, सैंड पेपर की सतह भी खुरदुरी होती है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा दूरी चलने पर वो रुक गई, क्योंकि वो सतह कैसी थी? खुरदुरी थी। खुरदुरी सतह में क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल ज्यादा लगा, जिस कारण जो आपका सेल था वो कुछ दूरी तय करने के बाद रुक। वहीं टेबल की सतह पॉलिश थी, समतल थी, खुरदुरी नहीं थी, तो क्या हुआ? तो आपका जो सेल है वो चला, उस पे फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कम लगा, जिस कारण उसने काफी लंबी दूरी तय की और तब जाके वो रुक। तो बच्चों, आज हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल क्या होता है, किस तरीके से ये लगता है और इसकी विशेषताएं क्या है, ये हमने जाना। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, जो है इनको समझना है, और आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस